नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने तमाम नेताओं से कोरोना काल में लोगों को प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए प्रेरित करने की अपील की। सीएम के साथ बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ और संयम लोढ़ा भी वर्चुअली मौजूद थे। माकपा विधायक बलवान पुनिया, निर्दलीय विधायक राजकुमार गौड़ ने भी अपने विचार रखे। बैठक में निकले प्रमुख सुझाव में ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवाने, लोगों का कोरोना सर्वे करवाने के अभियान में तेजी लाने, लोगों को घरों में ही मेडिकल किट उपलब्ध करवाने, निजी अस्पतालों में कोविड के इलाज में चिरंजीवी योजना को सही ढंग से लागू करवाने, जिला अस्पतालों को एक्टिव केसेस के आधार पर ऑक्सीजन आवंटन करने, जनप्रतिनिधियों को जागरूकता अभियान में और अधिक सक्रियता दिखाने जैसे सुझाव शामिल रहे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमारे लिए सभी सकारात्मक सुझाव बहुमूल्य हैं। सरकार इन सुझावों के आधार पर दिशा निर्देश जारी करेगी। भले ही सभी अलग अलग राजनीतिक दलों और राजनीतिक पार्टियों से हो, लेकिन इस समय सभी को सामूहिक तौर पर कोरोना की महामारी से लड़ना है। इस दौरान सबसे ज्यादा फोकस रहा ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करवाने और कोरोना की चेन ब्रेक करने के उपायों को लेकर। टोंक जिले के टोडा रायसिंह में मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी टोडा रायसिंह से शिवाजी कॉलोनी के समीप दुर्घटना में घायल हो गए, जिनको सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि विधायक कन्हैया लाल चौधरी आज शाम मालपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था का जायजा लेकर अपने मित्र गौरीशंकर पारी के साथ कार में सवार होकर अपने घर के लिए टोडा रायसिंह लौटे थे और टोडा रायसिंह से पहले शिवाजी कॉलोनी के पास असंतुलित होकर गाड़ी दो विद्युत पोल को टक्कर मारती हुई पलट गई। घटना पर तत्काल राहगीरों ने मदद करते हुए घायल विधायक चौधरी और साथी को सीएससी इलाज के लिए ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों का इलाज शुरू कर घायलों को खतरे से बाहर बताया। वहीं विधायक चौधरी के सिर में आई मामूली चोटों के उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। विधायक ने बातचीत करते हुए सभी शुभचिंतकों, अधिकारियों, कर्मचारियों से अपनी कुशलता शेयर कर सभी से कोरोना महामारी के दौरान अपने घरों में रहने की अपील की है। अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए के कलेक्टर साहब से बात करके और वहाँ जो भी व्यवस्था देखने के लिए गया था, और वापस क्योंकि कोरोना की वजह से कई ड्राइवर भी संक्रमित हो गए, जो ड्राइवर को भी नहीं लेके गए। इस वजह से साथ के अंदर हमारे मित्र थे, वो जाके रास्ते में आने पे थोड़ा सा कोई आँख लगी या भगवान जाने कोई ऐसा आया तो जाके एकदम गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बाकी आज अभी हम स्थिति में बिल्कुल ठीक है। भरतपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के पहल पर अब राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को लेकर निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगाने के बाद बाकी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर निजी अस्पताल में लाए जा सकेंगे, लेकिन निजी अस्पताल मरीज से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का कोई चार्ज नहीं ले सकेंगे। सरकार ने भरतपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की पहल को आगे बढ़ाते हुए जिला कलेक्टर को ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे संसाधन होने से जिंदगियों को बचाया जा सके। कोरोना महामारी में बढ़ती मौतों की संख्या ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हर रोज 150 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान जा रही। वहीं सैकड़ों की संख्या में मरीज हर रोज अस्पताल में भर्ती होने के लिए चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगती है। मौतों का बढ़ता आंकड़ा देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया और इस फैसले के तहत अब सरकार निजी अस्पताल संचालकों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध करवाएगी। राजसमंद जिले में भीम ब्लॉक के नंदावट स्थित कोविड केयर सेंटर का भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने औचक निरीक्षण करते हुए चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड वार्ड में मरीजों से भी बातचीत की। फिर विधायक ने सेंटर में चिकित्सकों को दो टूक चिताया कि कोरोना महामारी में पहले से लोग परेशान हैं और उपचार के नाम पर किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। साथ ही बीमार लोगों को त्वरित उपचार करने, कोविड दवाइयां पहुंचाने आदि व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। वर्तमान में भीम में 25 आईसीयू बेड हैं, जिसे 50 तक जल्द बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे और इसी तरह ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, सैंपलिंग के दौरान लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सियां, छाया के लिए टेंट या फिर टीन शेड के लिए भी निर्देशित किया गया है। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सरमथुरा उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विधायक ने एसडीएम सरमथुरा मनीष कुमार को निर्देश दिए कि सरमथुरा में अपने सभी संबंधित अधिकारियों को कोविड-19 के संबंध में ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए अधिकारियों को पाबंद करें। साथ ही साथ बाहर से आए हुए लोगों की जांच करवाएं, क्योंकि इस समय कोरोना का ग्राफ ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक है और मजदूरों के साथ ही रोज खाने कमाने वाले लोगों का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। उन्होंने अपील की कि सरकार के दिए हुए टाइम तक की दुकानों को खोला जाए, बाजार में भीड़ भाड़ ना हो। विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सरकार की गाइडलाइन की पूर्ण रूप से पालना करवाएं।
जन पखवाड़े के बाद में जो स्थितियां कोरोना की ठीक नहीं हुई हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने 15 दिन का लॉकडाउन पीरियड लगाया है। उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग रखी गई थी। इसमें कानून व्यवस्था, चिरंजीवी योजना और डॉक्टर्स का अपना जो महत्व है और वैक्सीनेशन, इन सब चीज़ों को मामले को लेकर आज मीटिंग हुई है। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने विधायक मद से 3 करोड़ रुपए की राशि सरकार को 18 से 44 वर्ष के लोगों की वैक्सीनेशन के लिए सौंपी है, ताकि क्षेत्र के युवाओं को वैक्सीन उपलब्ध हो और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण की रोकथाम के लिए आक्या पहले भी पहल कर चुके हैं। उन्होंने जिले के चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विधायक मद से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन युक्त बेड पहले ही लगाने की अनुशंसा की थी। मेरे विधानसभा वासियों के लिए जो 18 साल से 45 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको टीकाकरण हो, उसके लिए राजस्थान सरकार को जो एमएलए फंड के 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, उसमें से 3 करोड़ रुपए मैंने राजस्थान सरकार को दिए हैं कि मेरे यहाँ के जो युवा है, साथी हैं, जो मेरे सभी परिवार के सभी विधानसभा वासी को, सभी मेरे भाई बहनें जितने भी हैं युवा साथी हैं, उनको टीकाकरण हो, जल्दी से जल्दी टीकाकरण हो। वो टीकाकरण कर ये जो महामारी, कोरोना जैसी महामारी फैल रही है, उसको रोकने के लिए विधायक फंड से 3 करोड़ रुपए सीएम साहब को दिए हैं। कोटा पुलिस ने खास पहल शुरू की है। पुलिस कर्मचारियों के लिए अब कोटा के पुलिस लाइन में अलग से कोविड केयर सेंटर होगा, जिसकी शुरुआत आज कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने की। इस दौरान ग्रामीण एसपी शरद चौधरी भी मौजूद रहे। इस कोविड केयर सेंटर में 15 बेड लगाए गए हैं, जिन सभी पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी और उनके परिजनों को यहां पर तुरंत उपचार मिल सके, इसको लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को अब बेहतर इलाज मिल सके, कोरोना से रिलेटेड जो डिजीज़ है उनका उपचार ठीक तरीके से हो पाए, इसको लेकर के प्रदेश का पहला कोविड केयर सेंटर फिलहाल पुलिस लाइन में शुरू किया गया है। ग्रामीण पुलिस लाइन और 15 बेड का ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ साथ निश्चित तौर पर ये बहुत अलग पहल है जो कोटा में शुरू की गई है। पुलिसकर्मियों को अब इलाज में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, निश्चित रूप से पुलिसकर्मियों को, जो रेंज के पुलिसकर्मी अधिकारी हैं और उनके परिजनों को फर्स्ट एड के तौर पर हमने कोविड केयर सेंटर शुरू किया है, जिसमें डॉक्टर साहब का भी सहयोग मिलेगा पूरा। डॉक्टर सरदाना भी यहाँ पर हैं। एलएन के सहयोग से हमने स्टार्ट किया है इसको। एलएन ने इसमें हमें बेड्स दिए हैं, फूड अरेंजमेंट्स किया है। उसके अलावा जो स्काई लाइन वेयर हाउसिंग के अमित जी हैं, उन्होंने 15 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिए हैं जो 10 लीटर कैपेसिटी के हैं। उसके अलावा 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमारे पास में है। तो प्राइमरी जिनका छोटा मोटा ऑक्सीजन लेवल कम है उनको यहाँ फर्स्ट एड मिलेगी, और बाकी जब ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उसके लिए एम्बुलेंस भी यहाँ पे रखेंगे तो उन्हें शिफ्ट किया जा सके। 15 बेड के साथ में शुरुआत की गई है, रिक्वायरमेंट होने पर और बढ़ाया जाएगा? हाँ, हमारे यहाँ 15 रूम है जो अटैच बाथरूम के हैं, तो उसमें 30 बेड हम करने का सोच रहे हैं। प्रायोरिटीज़ क्या होगी सर? जो क्रिटिकल्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, स्टाफ्स का क्या रहेगा? नहीं, क्रिटिकल्स को तो यहाँ रखने का कोई प्रश्न नहीं होता है। यहाँ तो स्पेशली उन लोगों को जिन्हें आइसोलेट करना है और जिनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट एड के तौर पे उनको यहाँ पे रखा जाए। कहा जा सकता है कि राजस्थान में ये पहला ऐसा सेंटर है जो पुलिस की तरफ से पुलिस लाइन में शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी जिलों में भी पुलिस लाइन्स में इस तरह के कोविड केयर सेंटर स्टार्ट हुए हैं। हो सकता है कुछ सुविधाओं का फर्क हो कि सुविधाएं यहाँ कुछ ज़्यादा हो, तो उसके लिए मैं एलएन का और इनका अमित जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इतना सहयोग दिया। तो कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़, जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर पुलिसकर्मियों के इलाज के लिए ये कोविड केयर सेंटर वरदान बन सकेगा, क्योंकि तमाम सुविधाएं हैं। बेड के साथ में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर के तमाम जो स्टाफ का जो है तैनातगी यहाँ पर रहेगी, जिससे पुलिसकर्मियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कैमरामैन शक्ति सिंह के साथ हिमांशु मित्तल, जी मीडिया, कोटा। शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों को सरकार द्वारा फ्री दवाई बांटने की व्यवस्था चरमराने के साथ ही कई समाजसेवी सरकार की मदद करने को आगे आ रहे हैं। ऐसे ही जोधपुर के पाल रोड सुभाष नगर में रहने वाले 2 भाइयों ने चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर फ्री दवाइयां बांटने की पहल शुरू की। उनकी इस मुहिम के साथ लोग जुड़ते गए और अब 7 गाड़ियों के माध्यम से 11 अस्पतालों के मरीजों को दवाइयां, जरूरतमंदों को भोजन और अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। पेशे से एक्सपोर्टर मनीष धारीवाल जबर पिछले दिनों खुद पॉजिटिव आए थे। इसके बाद उन्होंने जिन समस्याओं का सामना किया उसको लेकर उनके मन में अन्य कोरोना मरीजों के प्रति सेवा का भाव जागा था। मनीष अब तक करीब 7,000 से ज़्यादा लोगों को दवाइयां और दूसरी मेडिकल सहायता पहुंचा चुके हैं।
जयपुर जिले के फुलेरा में आपातकालीन समय में मरीजों की सारथी बनकर अस्पतालों तक पहुंचने वाली 108 एम्बुलेंस इन दिनों बिना ऑक्सीजन के सड़कों पर दौड़ रही है। ऑक्सीजन के लिए कई बार डिमांड करने के बाद भी अभी तक राहत नहीं मिल रही है और फुलेरा क्षेत्र में संचालित हो रही 108 एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होने के चलते जयपुर रेफर के दौरान मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस फुलेरा, सांबर लेक सहित आसपास की PHC और CSC पर संचालित हो रही हैं। गंभीर बीमारी के मरीजों और दुर्घटना के दौरान घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने और गंभीर हालत होने पर जयपुर ले जाया जाता है। ऐसे में पिछले 10 दिन से एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होना एक बड़ी लापरवाही है। मुझे आज सुबह ज्ञात हुआ था कि 108 जो है फुलेरा वाली, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो रही है या है नहीं। तो फिर मैंने उनसे बात करी जो उसके ऑपरेट करते हैं, तो कार्मिक ने कहा सर अभी ऑक्सीजन नहीं। तो मैंने कहा मुझे आज शाम तक ऑक्सीजन सिलेंडर भरवा के, अगर कोई दिक्कत आती है, समस्या आती है तो हमको बताइए। तो उन्होंने कहा सर मैं आज भरा लूँगा। अभी वापस उससे बात हो गई है, वो कह रहे हम जयपुर जा रहे हैं और जयपुर से भरा के ले आएंगे। तो आज इसको जैसे नज़र में आई है बात, हमको हाथों हाथ उसको पूर्ति करी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच में NSUI छात्र संगठन ने राजधानी जयपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। NSUI कार्यालय से इस सेवा रथ को कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ NSUI के छात्र पदाधिकारी भी NSUI कार्यालय में मौजूद थे। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन की प्रेरणा से ये निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई और जल्द ही प्रदेश के सभी बड़े शहरों में इस तरह की 2-2 एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। 24 घंटे हेल्पलाइन पर यह सेवा निःशुल्क रहेगी। NSUI की ओर से छात्र रसोई और मास्क सैनिटाइजर वितरण का अभियान भी चलाया जा रहा है और इसके साथ ही यदि किसी को रक्त और प्लाज्मा की आवश्यकता पड़ रही है तो NSUI छात्र पदाधिकारी इस मुहिम में भी जुटे हुए हैं। आज हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नीरज कुंदन जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसकी शुरुआत आज हमने पूरे प्रदेश में की है। एक एम्बुलेंस आज प्रदेश की राजधानी जयपुर में हमने शुरू की है। हमारा अगला कदम ये रहेगा प्रदेश के हर बड़े शहर में, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, हर बड़े शहर में कम से कम 2-2 एम्बुलेंस की सुविधा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन समस्त प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए बाकायदा हमने हर एम्बुलेंस पर एक यूनिट तैयार करी है। उस यूनिट में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो 24/7 ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। कोरोना महामारी के दौर में जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए NSUI छात्र संगठन भी आगे आया है। JNVU छात्र संघ की पूर्व अध्यक्षा कांता ग्वाल और छात्र नेता चेतन ग्वाला ने CM अशोक गहलोत और पूर्व सांसद बद्री राम जाखड़ की प्रेरणा से भोपालगढ़ के राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़, शिवकरण सैनी, BCMO डॉक्टर दिलीप चौधरी समेत NSUI कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ऑक्सीजन की जो मशीन प्रदान करी है भोपालगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में, उसकी प्रेरणा में अशोक गहलोत साहब और बद्रीराम जी जाखड़ साहब के तहत मिली। इन्होंने हमें NSUI और पूरे परिवार को, कांग्रेस के पूरे परिवार ने और NSUI ने मिलकर अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उससे लड़ने के लिए मरीजों की और जन सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, उसके तहत हमने ये ऑक्सीजन की मशीन दी है और इसके लिए मैं और भी लोगों से मदद की उम्मीद करती हूँ। और ये हमारी तरफ से एक छोटी सी पहल है, छोटी सी मदद जो हमने हमारे भोपालगढ़ की जनता की करने की कोशिश की है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज की ओर से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही। नगर निगम ग्रेटर के अतिरिक्त आयुक्त ब्रजेश कुमार चांदोलिया सहित आला अधिकारी फील्ड में रहे। इस दौरान मानसरोवर जोन में गुरु कृपा सुपर मार्ट में सोशल डिस्टेंसिंग की अवेल न मिलने पर प्रतिष्ठान संचालक पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया और प्रतिष्ठान को सीज किया गया। जब अधिकारी मौके पर पहुंचे इस दौरान स्टोर में 28 लोग एक साथ मौजूद थे। इसी तरह मुरलीपुरा जोन में अग्रवाल बेकरी और फल सब्जी भंडार को भी सीज करके 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार जगतपुरा जोन में राजश्री आइसक्रीम पार्लर और मोहन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर सीज किया गया और इसी तरीके से सांगानेर जोन में भी एक प्रतिष्ठान को सीज किया गया। इसके साथ ही कैरिंग चार्ज के रूप में भी 65,000 रुपये वसूले गए। वहीं नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में उपायुक्त राम किशोर मीणा के अगुवाई में टीम ने जनता कॉलोनी स्थित शर्मा पान भंडार और लक्ष्मी डिपार्टमेंटल स्टोर सीज किया। इसी प्रकार हवा महल आमेर जोन में विनय पवित्र भोजनालय और सिविल लाइन जोन में हसनपुरा रोड पर 2 प्रतिष्ठानों को सीज करके 4,200 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा मंगलवार शाम को ब्यावर पहुंचे। औचक निरीक्षण के लिए ब्यावर पहुंचे जिले के दोनों आला अधिकारी सबसे पहले पाली जिला बॉर्डर पर स्थापित पुलिस चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां पर दोनों ने चेक पोस्ट की व्यवस्था और कामकाज के बारे में जानकारी ली। मौके पर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी जिले के बाहर से आने वाले जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग करते हुए मिले। इस दौरान एसपी शर्मा ने पुलिसकर्मियों से बातचीत करते हुए लॉकडाउन की संपूर्ण पालना करवाते हुए किसी भी सूरत में जिले के बाहर जाने वाले वाहनों को बिना किसी इमरजेंसी के प्रवेश नहीं देने के निर्देश दिए। इस दौरान चेक पोस्ट की व्यवस्थाओं पर उन्होंने संतोष जाहिर किया। चेक पोस्ट निरीक्षण के पश्चात दोनों अधिकारी राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर जिला कलेक्टर राज पुरोहित ने अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट पर इंस्पेक्शन करते हुए निर्माण कार्य में तेज लाने और जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए। झुंझुनू के चिड़ावा में 6 मई की सुबह पिकअप चालक के साथ मारपीट करके पिस्टल दिखाकर नकदी लूटने के मामले का पुलिस ने राजफाश कर दिया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 2 की तलाश जारी है। घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि व्यापारी के यहाँ पिकअप चलाने वाला एक पूर्व चालक नरेंद्र खाती है और जिसने पूरा प्लान तैयार किया था। वारदात को अंजाम दिया उसे महीने भर में नौकरी से निकाल दिया था। 6 मई को सौरभ सुल्तानिया ने चौकी सुल्तानापुर और थाने पर सूचना भी दी थी और लिखित में एक रिपोर्ट भी पेश की थी कि मेरा ड्राइवर सुनील जो माल लेके उदयपुर वाटे गया था, जो 7.46 लाख रुपए लेकर आ रहा था, उसको किशोरपुर और क्यामसर के बीच में एक कैंपर गाड़ी ने टक्कर मार के रोके और उससे 7.46 लाख रुपए लूट लिए। जयपुर के फागी में केमिकल युक्त जहरीले पदार्थ वाले पत्थर डालने का मामला सामने आया है। राजीव गांधी सेवा केंद्र पीपला के सामने गोचर भूमि में जहरीले पत्थर डाल रहे थे। ग्रामीण और पूर्व सरपंच मोहन धाबाई ने इसका खुलासा किया। मोहन धाबाई ने बताया कि ग्रेविटा लिमिटेड कंपनी की ओर से ये पत्थर डाले जा रहे थे। साथ ही धाबाई ने बताया कि जो पत्थर डाले जा रहे थे वो पानी मिलने से जहर का कार्य करते हैं, बारिश के मौसम में और भी खतरनाक हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी कई मवेशी इसकी चपेट में आ चुके हैं। जयपुर के बस्सी में खेत से शव मिला है, जिसकी सूचना पर बस्सी एसपी, एसीपी और तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की गई। शव की पहचान छोटे लाल के रूप में हुई है, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जयपुर आमेर में नगर निगम हेरिटेज की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बनाई दुकानें ध्वस्त, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। नगर निगम का जाब्ता मौके पर रहा मौजूद। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई और विजिलेंस टीम के एसआई नवनीत की अगुवाई में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। यहाँ पर विराटनगर इलाके के गोनेड़ी की ढाणी में बीती रात घर के छत पर सो रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। घटना के पीछे रंजिश की बात सामने आ रही। जानकारी के अनुसार मृतक तेजपाल गुर्जर बीती रात अपने मकान की छत पर सो रहा था। इसी दौरान बाइक और कार में सवार होकर आए बदमाशों ने सो रहे तेजपाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे तेजपाल की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर परिजन छत पर पहुंचे तो तेजपाल मृत पड़ा था और चारों ओर खून बिखरा हुआ था। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से नमूने भी एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जयमल नाम के आदमी ने सूचना दी कि मेरा बेटा जो छत पर सो रहा था, जिसका नाम तेजाराम है, उसके किसी व्यक्ति ने 4-5 व्यक्ति हमलावर आए, उन्होंने गोली मार दी। जो थार जीप में बैठ के आए थे, उस पर मौके पर पुलिस पहुंची। मुलजिम की तलाश में रात को लग गए थे और बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया गया था। आज उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। मुलजिम की तलाश जारी है और शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जयपुर के विराटनगर में रात्रि घर पर सो रहे युवक पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, मौत की घाट उतार दिया। पुलिस इस पूरे मामले को रंजिश बता रही है। वारदात के बाद पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। पिछले दिनों घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के भाई की शाहपुरा से अपहरण करके हत्या कर दी गई थी और शव को नदी में डाल दिया गया था। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उसी का बदला लिया है।
राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर अब दिखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने लगी है। राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दे रहा। तेज हवाओं के साथ जयपुर के हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग में इस अलर्ट का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने 14 मई तक उत्तरी भागों में थंडर स्ट्रोम की भी संभावनाएं जाहिर की है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से आज पूरा देश प्रभावित हो रहा। बुजुर्ग और युवा सहित बाकी लोग भी कोरोना संक्रमित से पीड़ित हैं। संक्रमण से कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रसूता महिलाओं को कोविड वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या नहीं, इसी को लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. शर्मा से हमारे सहयोगी दामोदर प्रसाद ने बातचीत की। कोरोना की दूसरी लहर है वो गर्भवती महिलाओं पर कितना इफेक्ट कर रही है और जो तीसरी लहर है वो कितना इफेक्ट करेगी, इन गर्भवती महिलाओं के लिए कितनी घातक रहेगी। तो डॉक्टर R.K. शर्मा जी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ, उनसे पूछते हैं सर, जो महिला हैं जो गर्भवती हैं उनके लिए कितनी इफेक्टेड है दूसरी लहर और तीसरी लहर जो आ रही है वो कितनी घातक होगी। प्रेगनेंसी में जो है कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है महिलाओं के और बच्चे के लिए ज़्यादा घातक होता है, ये बिल्कुल सामान्य सी बात है। और कोरोना भी एक वायरस है तो बट नेचुरल है, इसमें भी जो है प्रेगनेंसी में साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। रही तीसरी लहर की बात, तो तीसरी लहर में क्या है कि अब दोनों अडल्ट और 18 से 44 साल के सारे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे वैक्सीन से या इन्फेक्शन से, तो सब में एंटीजन बन जाएगा। अब बच्चे और गर्भवती महिलाएं वेनरेबल ग्रुप है जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो यही ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, यदि लगवाए तो कितना फ़ायदेमंद रहेगा और नहीं लगाए तो क्या रहेगा। अभी जो नेशनल गाइडलाइन है उसमें गर्भवती महिलाओं को और लैक्टेटिंग वुमेंस को ये वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है। तो अभी तो क्या है कि इस वक्त गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो मेरी यही सलाह है कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूर्ण पालन करें, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें। तो डॉक्टर R.K. शर्मा जी ने का कहना है और डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी का कहना है, क्योंकि कोविड की जो दूसरी लहर है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रही है कि घातक सिद्ध हो रही है, खासतौर से युवाओं पर। अब जो तीसरी लहर है वो उसको लेकर भी आपको कोरोना की गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करनी है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज और सामाजिक दूरी बनाए रखें, यही कोविड से बचने का एक सबसे अच्छा जरिया है। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया।